आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 12th का। उसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम करेंगे व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि हमें पता है हर किसी को जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं। ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो हमें मैनेजमेंट प्रॉपरली आना चाहिए। मैनेजर्स कौन है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, प्रॉपर प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क करेगी। ओके, अभी डेफिनेशन क्या है? पहले तो हमने समझना है मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट हमने करनी है फॉलो। वो मैनेजमेंट जो मैनेजर है वो क्या फॉलो करेगा? अगर मैनेजर्स प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो करेगा, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो फॉलो करेगा तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ओके, तो डेफिनेशन क्या है इसका? A basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis of reasoning or conduct। एक वो चीज़ है जो हम जनरल में मान सकते हैं कि ये ट्रू है और एक्सेप्ट की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करे। समझा डेफिनेशन? अभी ये प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? ये प्रिंसिपल्स हमें हेनरी फ्योल ने दिए हैं। ये हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स हमें एज इट इज़ ही रखने हैं, जिसका सीक्वेंस नीचे ऊपर नहीं करना है। अभी हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल जो है ना, वो फ्रांस का एक इंजीनियर है जिसने हमें फ्रांस की माइनिंग एक्सपर्ट होता था, वो डायरेक्टर होता था माइनिंग कंपनीज में। उसने मैनेजमेंट संभाल के एक अपना बुक बनाया था जिसमें जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बुक था। उसमें इसने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पब्लिश किए हैं। इसने क्या बोला है? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेगा तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करेगी। तो अभी हम 14 प्रिंसिपल्स के तरफ जा रहे हैं। Let us move to the principles of management. First principle of management is division of work. As per Henry Fayol के हिसाब से we should divide our work as per capability and ability of the person। अगर हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना है तो हेनरी फ्योल क्या बोलता है? हमें सामने वाले एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी और एबिलिटी देख के डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए। अगर हम उसकी एबिलिटी देख के उसको उसी एबिलिटी के हिसाब से वही वर्क देंगे तो हमारा वर्क प्रॉपरली डन होगा, टाइम पे डन होगा और स्पेशलाइज्ड डन होगा। अगर हम कोई भी काम किसी को भी दे देंगे तो क्या होगा? वर्क प्रॉपरली डन नहीं होगा। तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय किस में स्पेशलाइज्ड है और हमें वो वर्क किसको देना चाहिए। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? वी शुड असाइन प्रॉपर अथॉरिटी एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्सन। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में समझो डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट तीनों ही किसको रीजनेबल हैं जवाब देने के? हर किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक अथॉरिटी होना चाहिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा और एम्प्लॉयज़ उसको ही आंसरेबल होंगे। जैसे कि अभी हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख लें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सीनियर हेड अकाउंटेंट होगा तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सब लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे पूछेंगे और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड को ही पूरा अपना वर्क डन करके देंगे। तो क्या होगा? अगर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की गई होगी तो डुप्लीकेशन वर्क नहीं होगा, प्रॉपरली टाइमली डन वर्क होगा और उनको डायरेक्शन मिलेगी कि हमें क्या करना है, किसको आंसरेबल देना है। हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं? इफ़ द मैनेजर इज़ गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क एट द गिवन टाइम ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू डू दैट। अगर उसने अथॉरिटी दी है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से वो वर्क कंप्लीट करवाए। ओके, नाउ थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हम देखते हैं अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है कहाँ पे भी तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगी। तो हमें
क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रख के रखना है। डिसिप्लिन होगा, प्रॉपर अथॉरिटी होगी तो वर्क प्रॉपरली डन होगा। गुड डिसिप्लिन इज़ अ गुड रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर गुड डिसिप्लिन होगा तो लीडरशिप भी आएगी और वर्क प्रॉपरली डन होगा और अंडरस्टैंडिंग आएगी बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कि हमें डिसिप्लिन में काम करना है और हमारा मैनेजर ये है, हमें इस मैनेजर को आंसरेबल देना है। ओके। फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी of command. What is the principle of unity of command? Unity means there should be a one person for commanding. हमें अगर एक ही पर्सन को चार लोग बार बार कमांड करेंगे, आप ये करो आप ये करो, तो आप चार लोगों की पूरी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर जो हमें कमांड देगा कि आपको ये टाइम पे ये वर्क इस टाइम लिमिट में कंप्लीट करके देना है, तो क्या होगा, वर्क भी डुप्लीकेट नहीं होगा, एट अ टाइम कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बोल रहा है हेनरी फ्योल, ऑर्डर्स फ्रॉम सीनियर, हमें क्या करना है, ऑर्डर लेना है सीनियर का और सुपीरियर से। अगर हमारा एक ही सीनियर होगा, एक ही सुपीरियर होगा, तो हम आंसरेबल भी उसको ही होंगे और वर्क कॉन्सेंट्रेशन से होगा। फिफ्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी हमें डायरेक्शन भी एक ही बंदा देना चाहिए। अगर परचेज डिपार्टमेंट को अकाउंट सेल ये भी डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सब फेडअप हो जाएगा कि हमें करना क्या है। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर ही प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है, उसको ही प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन पता है और वो वर्क करवा सकता है लोगों से इन प्रॉपर डायरेक्टेड वे। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर हमारा एक सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब पर्सनल इंटरेस्ट, एक पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन को इतना दूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, पर अगर वो पर्सनली सोच रहा है, अपनों आप को मोटिवेट नहीं कर रहा है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ाने के लिए ये सब करना है, तो हमें उसको मोटिवेट करना है, उसको प्रमोशंस देनी है, उसको हमें मतलब अलग अलग तरीके की उसको चीज़ें देनी है, जैसे रेम्यूनरेशन अच्छी देनी है, प्रॉपर देनी है, पर्क्स देने हैं। तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि कंपनी के लोग मेरे लिए सोच रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट डाइवर्ट होके कंपनी के लिए डाइवर्ट होगा कि मुझे भी इस कंपनी के लिए सोचना है। यहाँ पे क्या बता रहा है फ्योल, अगर हम इंडिविजुअली सोच रहे हैं तो वो अपनी फ़ायदे की सोचेगा, अगर हमें होल कंपनी के लिए उसको बोलना है कि तू सोच, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, पर्क्स देने पड़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें देनी पड़ेगी जैसे उसका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब यहाँ पे बोल रहा है हेनरी फ्योल, अगर हम रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, कितनी भी रेम्यूनरेशन कितने को भी दे देते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे लोग छोड़ के हमारी कंपनी को चले जाएंगे। एज़ पर स्किल्स, एज़ पर कैपेबिलिटी, एज़ पर एबिलिटी, एज़ पर टेन्योर, हमें उतनी उसको रेम्यूनरेशन देनी है। अगर हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वर्क भी प्रॉपर करेंगे। अगर रेम्यूनरेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वर्क प्रॉपर नहीं करेंगे। यहाँ पे रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। तो अगर फेयर वेजेस क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एम्प्लॉय शुड गेट अ फेयर वेजेस एज पर देयर वर्क, उनको उसके वर्क के हिसाब से वेजेस फेयर मिलने चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आपको ये सब लोगों को संभालना है और ये सब डिसीजन लेना है। अगर जिस डिसीजन में लगता है कि यहाँ पे एक्सपर्टाइज नीड होगी और यहाँ पे स्किल्ड लोग ही डिसीजन ले सकते हैं, तो वहाँ पे हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है मैनेजर्स को, वो डिसीजन ले सकते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन में फ्योल क्या बोलता है, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दोनों की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए दोनों में। सेंट्रलाइजेशन डिसीजन ले रहे हो तो समटाइम्स हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज डिसीजन भी लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ से सजेशन लेनी पड़ेगी कि ये डिसीजन कैसे करें, क्या करें, आपकी क्या राय है इस पर। अगर ये करेंगे तो वो ज़्यादा ओपन अप होंगे। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अभी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मतलब क्या, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेन बनी रहती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेके मिडिल को नहीं बताएगा तो मिडिल कैसे समझेगा लेवल मैनेजमेंट की कि हमें क्या करना है। तो टॉप को हमें मिडिल तक पहुंचाना है डिसीजन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मिडिल को लोअर तक, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग प्रॉपर हो।
और यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो स्केलर चेन उल्टा भी चलता है, लोअर मिडिल टू अपर। अगर लोअर को किसी से प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, मिडिल को बताएगा, और मिडिल और अपर मिलके डिसीजन फाइनल करेंगे। तो स्केलर चेन का हमें प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे मैनेजर इन्फॉर्म करेगा सबको कि आप ये डिपार्टमेंटल हेड है, समझो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर है जिसने डिसीजन लिया, और उसने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे परचेज, सेल, अकाउंट्स, उनके मैनेजर्स को वो इन्फॉर्म करेगा। फिर वो क्या करेगा, अपने अंडर के लोगों को काम करवाएगा, और वो डिसीजन फिर लोअर लेवल तक भी फॉलो होगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब अगर ऑर्डर कोई देने वाला नहीं होगा तो हर कोई अपने हिसाब से वर्क करने के लिए रेडी रहेगा। तो ऑर्डर होना होगा तो प्रॉपरली वर्क डिसिप्लिन्ड वे में कंडक्ट होगा। राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन से राइट ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर राइट टाइम पे राइट पर्सन से ऑर्डर नहीं मिला तो थिंग्स हमारी रॉन्ग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमें राइट पर्सन अपॉइंट करना है कि वो राइट ऑर्डर्स दे, उसकी स्किल्स प्रॉपर हो, जो राइट ऑर्डर दे, राइट टाइम पे दे और राइट पर्सन को दे, जैसे राइट वर्क हो सके। ओके। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल किसी को ट्रीट ही नहीं करेंगे तो कोई हमारा काम अच्छे से करेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, ऑल एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीटमेंट करना है। भले सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, सब डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट नहीं होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क नहीं होगा। ऑल डिपार्टमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करनी है और इक्वली चलना है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स क्या होता है, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ का टेन्योर फिक्स नहीं है, कभी भी किसी को भी कोई भी टर्मिनेट कर सकता है, तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना वर्क अच्छे से नहीं करेगा, बोलेगा हमारी जॉब स्टेबिलिटी नहीं है तो हम वर्क क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पर्सन उस पर्सन को नहीं निकाल सकता है। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अगर एम्प्लॉय स्टेबली ऑर्गेनाइजेशन में है तो वर्क भी स्टेबली होगा। इसके वजह से हमें क्या बनना है, इसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय को ये करने से जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, उसको अनसर्टनिटी नहीं लगेगा, माइंड में वो क्लियर होगा कि मैं एटलीस्ट ये टाइम के लिए यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, 13 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, अगर हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, इनिशिएटिव कैसे आएगा, अगर हम सामने वाले को मोटिवेट करेंगे कि यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, तू भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर भी मानेगा और अपनी सजेशन भी लेगा। तो हमें ये सजेशंस उसकी ऑर्गेनाइजेशन को लेने के लिए उसको वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। तो क्या होगा, वेलकमिंग, देयर शुड बी ईच एंड एवरी मेंबर, मैनेजर शुड वेलकम द आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉय, वेलकम करे, उनकी आइडियाज़ को सुने, जो राइट आइडिया हो, इफेक्टिव आइडिया, वो अडॉप्ट भी करे। ओके, समझा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्क्रिप्ट डीक्रॉप, इसका मतलब होता है हमें, एस्क्रिप्ट डीक्रॉप मतलब यूनिटी इन स्ट्रेंथ, हमें ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी भी यूनियन बना के रखनी है और स्ट्रेंथ भी बना के रखनी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स की यूनिटी होगी, यूनियन होगी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वर्क इफ़ेक्टिवली इजीली होगा। अगर वर्कर्स वर्क नहीं करते हैं यूनिटी में और तो फिर क्या होगा, हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। हमें अपने गोल्स इजीली अचीव करवाने हैं तो यूनिटी से काम करना पड़ेगा। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की यूनिटी बना के रखनी है और वर्क डन करवाना है। वो हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, एज वेल एज दैट एम्प्लॉय शुड गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो थ्रू कमेंट्स और मेल मी ऑन माई email address. Thanks for watching. Like and subscribe my channel and also share and click on bell button to get